हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट। और पढ़ाई अच्छे से कर लो, ठीक है, एक एक चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि अगर आप सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो घर पे आके 3-4 थप्पड़ लगाएंगे, फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, देखो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जो हमारा इतिहास है उसका अध्याय नंबर 2, यानी कि जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ चुके हैं। उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आज हम लोग समझेंगे जो भारत में राष्ट्रवाद है, चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझेंगे, 1 शॉर्ट क्लास है, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट क्लास देता हूं। ठीक है, तो आपको एक वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपका पूरा भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है ना, ये आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं हमारे भारत के राष्ट्रवाद में चैप्टर में। ठीक है, और जो महात्मा गांधी जी का बहुत सारा आंदोलन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सारे इसी चैप्टर में हैं। प्रथम विश्व युद्ध, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। ये पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। लेकिन आप लोग उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट क्लास भी लाऊंगा और पेपर भी लाऊंगा जो बोर्ड में डायरेक्ट आएगा। तो इसलिए मैं आपको पहले सारा चैप्टर पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर क्लियर रहे। ठीक है, तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट ये वीडियो देखें। तो देखो चैप्टर का नाम ही है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का परिचय। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद जो है वो उसका हम लोग परिचय समझेंगे। आखिर भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे, कैसे हुआ भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, अब राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है ये मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है। ठीक है, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, प्रेम है, यही सब राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो वो अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखे हो तो देख लो, क्योंकि पहले चैप्टर से ये कनेक्ट रहता है। चैप्टर आप सारा पढ़ना है, ठीक है, टॉपर बनना है। अगर आपका सपना है 95% लाने का, तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं आपको पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो देखो हमारा जो भारत में राष्ट्रवाद का परिचय है, आखिर भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, मैं आपको एक एक पॉइंट के द्वारा समझाऊंगा, फिगर के साथ समझाऊंगा। ठीक है, ये सब भारत के बहुत सारे इतिहास हैं जो कि आप ये सारे बहुत सारे पुराने खंडर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लाल किला है, ताजमहल है, हर एक चीज है जो भारत के इतिहास में है। तो देखो इसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय इतिहास का जो रूप है बहुत बड़ा है। अगर हम भारतीय इतिहास का रूप देखें ना तो बहुत बड़ा है। आप भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते हो तो आपको बहुत सारी बुक पढ़ना पड़ेगा और इसका इतिहास बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर भारतीय इतिहास की बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ा है। और फिर दूसरा पॉइंट है कि अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। देखो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो हमारा भारत है ये अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, अंग्रेज इस पे शासन करते थे। ठीक है, अंग्रेज यहाँ क्या किए थे, कब्जा कर लिए थे। तो हुआ क्या कि अंग्रेजी शासन के पहले, अगर अंग्रेजी शासन के पहले देखा जाए तो भारत को चिड़िया का मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धन जायदाद और बहुत अमीर लोग थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने शासन किया ना तो इसको लूटपाट किए और फिर बिल्कुल खोखला बना दिया, कर्जदार बना दिया। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन के पहले अगर बात की जाए तो भारत जो है बहुत शक्तिशाली था और विकसित था, बहुत सारी चीजें थी हमारे भारत में। ठीक है, और यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। अब ये वह समय था जब मतलब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। तब हमारा जो भारत देश क्या हुआ था, अंग्रेजों का मतलब शासन करते थे अंग्रेज लोग हमारे भारत देश पे, यानी कि अंग्रेजों के गुलाम हुए थे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ लेना, ये सब फिगर है जो कि भारतीय इतिहास के बारे में है। और अगला पॉइंट आप लोग यहाँ आ जाओ। देखो
यहां अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझना। देखो इसके कारण 1757 में, याद रखना कब की बात है, 1757 की बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी युद्ध हुआ। अब आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि पॉलिसी युद्ध कब हुआ, तो आपको बताना है 1857 ईस्वी में, ठीक है, हुआ। और अंग्रेजी ने जो है बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज के लोग क्या किए, बंगाल पर कब्जा कर लिए। कहां कर लिए, यहां जो बंगाल है ना, यहां कब्जा कर लिए, ठीक है, कब्जा कर लिए। अब अंग्रेजी लोग कहां कब्जा कर लिए, हमारे बंगाल पे। अंग्रेजी लोग बंगाल पे भी कब्जा कर लिए। और जो हमारा 1757 में क्या हुआ था, पॉलिसी युद्ध हुआ था। याद रखना ऑब्जेक्टिव में आता है पॉलिसी युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है, जिससे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया परंतु भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। देखो इसके कारण जो है, यहाँ जो ब्रिटिश लोग हैं ना, ब्रिटिश लोग हैं, उनका राज्य स्थापित हो गया, ठीक है, ब्रिटिश का राज्य स्थापित हो गया। लेकिन भारत जो हमारा है एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अभी भी हमारा भारत क्या है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं हमारे, जो ये दोनों पॉइंट याद रखना, मतलब कुछ पॉइंट हैं जो हम लोगों को पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद के परिचय में, ठीक है। ये सारे एक एक पॉइंट नोट कर लेना कि भारतीय इतिहास का जो रूप है बहुत ही बड़ा है। आपके बोर्ड में आता है भारत में राष्ट्रवाद के बारे में समझाइए, संक्षिप्त परिचय दो, तो यही सब आप लिख देना कि भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। और अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था, ठीक है। और वह यह समय था जब यहाँ कौन था, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। फिर यहाँ आप 2 पॉइंट लिख देना। इसके कारण जो 1757 में पॉलिसी युद्ध हुआ और अंग्रेजी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जिससे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। परंतु जो भारत है ना, ये भारत के लोग हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे जो हमारा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है एक कानून है, क्या है, एक कानून है जो भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये है रॉलेट एक्ट। और यहाँ भारतीय लोग हैं, ठीक है, भारतीय लोग हैं, ठीक है, सैनिक हैं, भारतीय लोग हैं। तो रॉलेट एक्ट है क्या, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ। जो रॉलेट एक्ट है एक क्या है, कानून है, सभी को पता है, मतलब जो अंग्रेजी लोगों ने बनाया था भारत के लोगों के लिए, ठीक है, देखिए भारतीय लोगों के लिए बनाया था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जिसपे कोई अंग्रेज अगर है, मान लो ये अंग्रेज है, देखो ये अंग्रेज है, ये भारतीय है, ये कौन है, अंग्रेज है भाई, और ये कौन है, भारतीय है। अब अगर इस अंग्रेज को इस पे शंका है कि ये अपराधी है, इसने खून किया है या फिर इसने कुछ भी किया हो, ठीक है, अगर कुछ किया हो या ना किया हो, बस इनको भाई को केवल अंग्रेज को शंका है भारतीय पर, तो अगर शंका है तो केवल शंका के आधार पर इन्हें गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। भले ही इन्होंने कुछ नहीं किया है, भारतीय लोग कुछ भी नहीं किए हों, ठीक है, लेकिन अगर इनको शंका है तो उन्हें गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। ना कोई मुकदमा चलता था, कुछ भी नहीं चलता था, बस उनको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। जैसे आजकल क्या है, मुकदमा चलता है, अगर आप मुकदमा जीत गए तो आप जेल नहीं जाओगे, अगर हार गए तो आप जेल जाओगे, ठीक है। तो ये सब नहीं चलता था, बस केवल शंका है कि उस आदमी पे शंका है कि उन्होंने खून किया है, तो बस उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था, भले ही वो निर्दोष हो, ठीक है। तो वही है रॉलेट एक्ट। ऐसे बहुत सारे लोगों को जेल में बंद किया गया। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी, याद रखना, रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था वो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाया गया, किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जाता था बिना शंका के आधार पर, मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। अब बताओ, ऐसा कानून बनाया जाता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तो मुकदमा चलता है, अगर आप मुकदमा जीत गए तो आप जेल नहीं जाओगे, अगर हार गए तो फिर जेल जाओगे। अब यहाँ कोई मुकदमा नहीं चलता था, बस एक अंग्रेज को अगर किसी भारतीय पे शंका है तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था, भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया है। यही है रॉलेट एक्ट कानून। यही क्या है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कानून है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चैप्टर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रथम विश्व युद्ध। इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा भारत में राष्ट्रवाद में जो है प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध को मैं आपको 6 से 7
जो है मतलब स्टेप में समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको फिगर के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, सारा बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो प्रथम विश्व युद्ध जो है, पहला पॉइंट समझना, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि भाई प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1914 ईस्वी में। तो ये याद रखना कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो 1914 ईस्वी में हुआ था। पहला पॉइंट आप कॉपी में नोट करो, कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट करते रहो, ठीक है। वीडियो को दोबारा भी देख लेना ताकि नोट करो, अगर अभी नहीं कर रहे हो तो वीडियो को दोबारा देखकर नोट कर लेना, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो, अभी आप पढ़ाई करो। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का शासन था। अब ये सब है भाई युद्ध, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या था, अंग्रेजों का शासन था, भारतीयों पर क्या थे, मतलब भारतीय लोग जो थे उस पर जो शासन था वो अंग्रेजों का था। किसका था, अंग्रेजों का शासन था। अब अगर अंग्रेजों का शासन था तो बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसलिए भारत जो है वो कर्जदार हो गया। अब भारत कर्जदार इसलिए हो गया क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोग एक तो मारे गए, एक तो बहुत सारे मतलब हथियार वगैरह लाना पड़ता है ना युद्ध के लिए, तो फिर उतना पैसे नहीं थे क्योंकि भाई वो एक प्रकार से पहले तो अंग्रेजों का शासन था, वो लूट पाट करके अपने देश ले जा रहे थे, यहाँ भारत को खोखला कर रहे थे। अब ऊपर से युद्ध भी स्टार्ट हो गया तो फिर क्या होगा कि युद्ध में बहुत ज्यादा हथियार वगैरह, गोला बारूद सब कुछ लाना पड़ता है, तो उससे क्या हुआ, भारत बहुत ज्यादा कर्जदार हो गया। अब भारत कर्जदार बहुत ज्यादा हो गया और भारत को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा प्रथम विश्व युद्ध में। देखो अभी हम और भी पॉइंट समझेंगे, बहुत सारे पॉइंट है। देखो अगला है सीमा शुल्क बढ़ाया गया। अब सीमा शुल्क क्या है, मतलब बढ़ा दिया गया। अब जब सीमा शुल्क बढ़ाया गया तो आयकर प्रारंभ किया गया। अब आयकर भी प्रारंभ हो गया भाई, सीमा शुल्क बढ़ाया गया तो आयकर प्रारंभ किया गया, ठीक है, आयकर प्रारंभ किया गया, जिसमें भारतीयों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। अब इन सारी चीजों से भारतीयों पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं। पहले तो रालेटेक कानून लगाया गया जो कि बहुत ज्यादा ही मतलब खराब कानून था। फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी लोगों का शासन था, जो अंग्रेज लोग थे वो शासन करते थे, ठीक है, और युद्ध हुआ तो बहुत सारे मतलब पैसे लगे, ठीक है, युद्ध में, तो इसलिए जो भारतीय लोग हैं उन पर बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा। अभी बहुत सारी समस्या आएंगी। देखो 1913 से 1918 के बीच वस्तु की कीमत दोगुनी हो गई। अब ये क्या है, मतलब 1913 से 1918 के बीच वस्तु की कीमत दोगुनी हो गई, जो 100 रुपए का था वो 200 रुपए का हो गया, ठीक है, दो गुनी कीमत बढ़ गई। बताओ, कीमत भी बढ़ गया। एक तो भारत ऑलरेडी कर्जदार है, कर्जदार है और कीमत दो गुना बढ़ गई। बताओ कैसे कैसे खर्चे चले। अब इस भुखमरी, अब वहां भुखमरी छा गई, भारत में भुखमरी छा गई। भुखमरी के कारण बहुत सारे लोग मरने लगे, ठीक है, तो वस्तु की कीमत क्या हुई, दो गुना बढ़ गई, ठीक है, दो गुना बढ़ गई। ये है वर्ल्ड वार, यही है वर्ल्ड वार। देखो ये 1914 का प्रथम वर्ल्ड वार है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। ये देखो मतलब ये है, मतलब तोप, ये सैनिक लोग हैं, ले जा रहे हैं क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए, ठीक है। यहाँ युद्ध हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, जैसे चींटी मरते हैं, कीड़े मरते हैं, वैसे यहाँ युद्ध में इंसान मरते हैं। कोई कीमत नहीं था, कोई भी मर जाए कोई कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वर्ल्ड वार है, विश्व युद्ध। गांव में लड़ाई हो जाता है, तहलका मच जाता है, लोग आ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ तो विश्व यानी कि युद्ध हुआ, देश देश से युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ बताओ क्या हुआ होगा, ठीक है। अब आगे देखो 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश पर बहुत सारे, मतलब देश में बहुत सारे हिस्से की फसलें जो है वो खराब हो गई। अब बहुत सारे हिस्से की जो फसल है, मतलब ये मतलब फसल है, ये क्या हुआ, फसल जो है वो बिल्कुल से खराब हो गया। क्या हुआ, खराब हो गया। बहुत सारे हिस्से की फसलें जो हैं वो खराब हो गई, ठीक है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ की जो भारी अभाव पैदा हो गया, ठीक है, जो खाने वाली चीजें हैं उस पर भी कमी आ गई, भारी अभाव पैदा हो गया। अब देखो कितनी सारी समस्याएं एक साथ आई। देखो कहते नहीं है कि जब मुसीबत आता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के आता है। अब यहाँ वस्तु की कीमत भी बढ़ गई, ठीक है, और फिर यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ है वो खराब भी हो गए, ठीक है, इस टाइम में।
अब इसी टाइम क्या हुआ, इसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। जैसे कोरोना वायरस था ना, कोरोना वायरस से भी बहुत ज्यादा भयानक था ये फ्लू की बीमारी, ठीक है, इसमें कोई बचता ही नहीं था फ्लू। तो फ्लू की महामारी फैल गई, इसी टाइम क्या हुआ, फ्लू की महामारी फैल गई, ठीक है। ये सब वर्ल्ड वार हो रहे हैं देखो, ठीक है। तो इसी टाइम क्या हुआ, फ्लू की भी महामारी फैल गई, एक बहुत खतरनाक बीमारी था फ्लू, ठीक है। अब बताओ, फ्लू की महामारी फैल गई, आगे पॉइंट समझो। अब फ्लू के कारण और युद्ध के कारण और जो भुखमरी के कारण कितने लोग मर गए देखो। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और भुखमरी, दुर्भिक्ष मतलब जो और महामारी, जो महामारी है फ्लू वाली महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मर गए। कितने लोग, 120 से 130 लाख लोग, बताओ इतने लोग मर गए। बताओ आज अगर एक इंसान किसी का मतलब मर्डर कर दे, मार दे, तो फिर उनको क्या होता था, उम्र कैद हो जाए, फांसी हो जाए, और यहाँ 120 से 130 लाख लोग मर गए और पता भी नहीं चला, ठीक है, पता भी नहीं चला। बताओ 120 से 130 लाख लोग मर गए और कुछ पता ही नहीं चला, मतलब उसी में मर गए, महामारी में, युद्ध में और भुखमरी के कारण, ठीक है, मर गए। और लोगों को उम्मीद थी कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लोग यही सोच रहे थे कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, प्रथम विश्व युद्ध, ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा और सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सब यही सोच रहे थे कि ये प्रथम विश्व युद्ध जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारा पूरा प्रथम विश्व युद्ध है। जितने स्टूडेंट नोट नहीं किए हैं जल्दी से नोट कर लो। यहाँ आप हेडिंग डालो ब्लैक पेन से प्रथम विश्व युद्ध और ब्लू पेन से आप लिखना शुरू कर दो एक एक पॉइंट, ठीक है। यहाँ 3 पॉइंट यहाँ देख लो, ठीक है, और फिर यहाँ आप तीनों पॉइंट नोट कर लो। सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर यहाँ आप 2 पॉइंट नोट कर लो, फिर ये, ठीक है। तो ये पूरा हमारा है प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से नोट कर लेना, लेकिन अभी आप पढ़ाई करो ध्यान से, जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको समझो। पढ़ाई करते समय आप पहले नोट मत करो, एक बार देख लो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर आप दोबारा देख के नोट कर लेना। तो प्रथम विश्व युद्ध का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाओ। आगे हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सत्याग्रह का मतलब। ये सत्याग्रह आंदोलन है, याद रखना। सत्याग्रह बहुत बार आपके बोर्ड में आया है। सत्याग्रह, इसका मतलब क्या है, मतलब, ठीक है, इसका अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह, सत्याग्रह का आप अर्थ समझो। तो सत्याग्रह का मतलब होता है, देखो, सत्य मतलब सत्य और सत्य की तरफ आग्रह। इसका मतलब क्या है, सत्याग्रह, सत्य की तरफ आग्रह होना, मतलब हमें सत्य बोलना चाहिए, आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वही सब है सत्याग्रह में, वही सब है सत्याग्रह में, ठीक है। आ जाओ, ये गांधी जी हैं और बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। देखो, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, जो सत्य की शक्ति है, सत्य मतलब सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच्चा रहना चाहिए, गांधी जी ने यही कहा था, ठीक है। तो सत्याग्रह के विचारों में जो सत्य, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, ठीक है। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की शक्ति पर खोज जो है उस पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप सच्चे हो, आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका सोच सच्चा है, ठीक है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, ठीक है, और आपका जो संघर्ष है, जो आपकी लड़ाई है वो अन्याय के खिलाफ है, आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है, तो सत्याग्रह, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिकझोरना होगा। भाई सत्याग्रह का मतलब यही है माय डियर स्टूडेंट, बस, ठीक है। देखो, सत्याग्रह का मतलब यही है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य की तरफ आग्रह होना, ठीक है, और आपका उद्देश्य सच्चा होना चाहिए, जो आपका उद्देश्य है वो सच्चा होना चाहिए, और आप अगर अन्याय के खिलाफ हो ना तो आप सत्याग्रही हो, और सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे आप विजय पा सकते हो, जीत सकते हो, और जो दुश्मन है ना, मतलब जो शत्रु है, उसकी चेतना को झिकझोर सकते हो, ठीक है। बस यही है सत्याग्रह, यही है सत्याग्रह। देख लो, ध्यान से देख लो, सत्याग्रह। अब अगला हमारा एक आता है असहयोग आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या होता है,
ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन, अपनी पुस्तक में लिखा था असहयोग आंदोलन के बारे में, ठीक है, गांधी जी। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बारे में बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने दिए था, ठीक है। तो देखो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज्य 1909, गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज्य, जो कि 1909 में बनाया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। देखो भारत में अगर ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग हैं वो राज कर रहे हैं तो भारतीय लोगों के कारण, ठीक है, जो भारतीय लोग हैं उनके कारण स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर आपके घर में कोई इंसान आके राज करे ना तो आपके घर में कोई ना कोई उससे मिला हुआ है। ऐसे ही अगर ब्रिटिश जो हैं, अंग्रेज जो हैं भारत पर राज कर रहे हैं तो भारत के लोग ही उनका सहयोग कर रहे हैं, बहुत से राजा महाराजा उनका सहयोग कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेज इस पर राज कर रहे हैं। तो वही गांधी जी ने कहा है कि अगर ब्रिटिश जो है वो भारत पर राज कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग तो लड़ाई कर रहे हैं कि इनको हटाओ, लेकिन बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं कि अच्छा है, ठीक है। तो वही चीज है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक में यही कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन सहयोग जो है भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इन्हीं के सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत का हर एक लड़का, हर एक इंसान अगर चाहे कि हमें इनको भगाना है तो भारत के लोग अगर अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर जो ब्रिटिश शासन है वो ठह जाएगी और वो अपना देश छोड़कर, जो भारत देश छोड़कर अपने देश चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन है और आई होप आपको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कहना क्या चाहता है असहयोग आंदोलन में। अब आप यही सब पॉइंट लिख देना। ये गांधी जी हैं, असहयोग आंदोलन में बहुत सारी चीजें बताई हैं। गांधी जी ने अपनी जो हिंद स्वराज्य पुस्तक 1909 में लिखा था उसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, एक एक टॉपिक को फिगर के साथ समझा रहा हूं, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9918863196 पर, ठीक है। और नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा, आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। असहयोग आंदोलन समझ में आ गया। अब अगला जो हमारा है वो है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ये सब बोर्ड में आता है। तो अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है, ठीक है। पूरा चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, वन शॉट है, मतलब एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, कितना भी टाइम लगे, ठीक है, 1 घंटा लगे फिर भी मैं आपको खत्म करा दूंगा। देखो खिलाफत आंदोलन क्या है माय डियर स्टूडेंट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, बहुत सारे लोग, देखो कैसे लड़ाई हो रहा है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे लोग इकट्ठा हैं और लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी अपना कुछ उद्देश्य दे रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादा खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे। जो भारतीय मुसलमान है वो विश्वासघात के रूप में देखते थे क्योंकि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा था। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ समझ में आ गया कि मतलब 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमान ने जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जो ब्रिटिश राज कर रहे थे उसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो ये है हमारा खिलाफत आंदोलन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा बुक नहीं छपवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा खिलाफत आंदोलन। अब हमारा आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में 100% ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। ये देखो, ये वो मतलब दीवार है, ठीक है, जिसका गेट खोला गया था, और यहाँ देखो सैनिक जो है, सैनिक देख लो, सैनिक जो है वो निहत्थे जनता पर क्या है, आक्रमण कर रही है, गोलियों का बौछार कर रही है, ठीक है, कर रहे हैं, जो कि बहुत खराब था, ठीक है, बहुत खराब था, ठीक है। देखो रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट कानून था जो पारित हुआ था, मैंने बताया है अभी, तो रॉलेट एक्ट जो है बहुत खराब कानून था भारतीय लोगों को, तो इनके खिलाफ में, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। आक्रोशित का मतलब बहुत क्रोधित थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी रॉलेट एक्ट कानून को लेकर, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जो पंजाब के अमृतसर, पंजाब का एक अमृतसर एरिया है, वहां की जनता जो है अत्यंत आक्रोशित थी, और सैनिक शासन नियंत्रक जनरल डायर को दिया गया था। जो सैनिक शासन का कंट्रोल है ना, जैसे किसी चीज का कंट्रोल, कि अगर मतलब इस पूरे घर का कंट्रोल आपके हाथ में है, अगर आप चाहो तो बता दो कि जाओ उन सबको मार दो, तो वो सब जाएंगे मार देंगे, ठीक है। अब जो सैनिक शासन था, सैनिक लोग थे, उनका जो कंट्रोल था वो जनरल डायर को दिया गया था। अब 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सार्वजनिक सभा का मतलब कि मतलब सभी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ठीक है, उस पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिए गए थे। लेकिन प्रतिबंध लगाया जाता है तो बताया जाता है सारी जनता को माइक से या किसी चीज से कि जो मतलब जो सभा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कृपया करके इकट्ठा ना हो। लेकिन क्या हुआ कि जिसकी जानकारी जनता को नहीं पता था, अब ये सब जनता को नहीं पता था, अब जनता को नहीं पता है तो बताओ वो इकट्ठा होंगे, क्योंकि सभा लगना था और बताया गया कि सभा नहीं लगेगा, लेकिन जनता को नहीं पता था। अब वो सारे लोग क्या हुए, इकट्ठा हो गए। तो 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। अब बताओ, त्यौहार भी था, त्यौहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। अब सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, ठीक है, अब मतलब सभा का आयोजन किया गया, जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। अब तभी हुआ क्या, तभी जनरल डायर जो सैनिक शासन का नियंत्रक था, मतलब नियंत्रण करता था, जनरल डायर ने 200 गोरे, 200 कितना, 200 गोरे, ध्यान रखना, 200 गोरे और फिर 50 मतलब 200 देसी थे और 50 गौरे लोग थे, मतलब गोरे 200 देसी थे, ठीक है। 200 कौन थे, देसी थे, मतलब ध्यान रखना 200 देसी जो अपने देश के थे, और 50 जो थे वो विदेश के लोग थे। सिपाहियों को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। अब बाग जो था वहां एकमात्र दरवाजा लगा हुआ था, एकमात्र दरवाजा लगा हुआ था, ये है दरवाजा, ठीक है। एकमात्र दरवाजे को क्या किया, रोक लिया, मतलब बंद करवा दिया, बिल्कुल पैक करवा दिया, ठीक है। अब रोक लिया गया। अब जनता को ही नहीं पता था कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, और निहत्थे जनता, जो जनता के हाथ में कुछ भी नहीं था, ना तो एक डंडा था, ना तो लाठी था, ना तो कुछ भी नहीं था, बंदूक वगैरह तो बहुत बड़ी बात है। जनता पर गोलियों की बौछार 10 मिनट तक किया। अब 10 मिनट तक निहत्थे जनता पर गोलियों का बौछार, 10 मिनट तक बताओ गोलियों का अगर बौछार किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, 200 मतलब निहत्थे जनता पर गोलियों का बौछार 10 मिनट तक किया गया। अब 10 मिनट तक हजारों लोग, इसमें हजारों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए, मतलब बहुत सारे हजारों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उतने लोग घायल हो गए। और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। देख लो, इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस रॉलेट एक्ट के विरोध में जो जनता थी बहुत ज्यादा क्रोधित थी। अब उसका क्या करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए जो है मतलब बैसाखी के त्यौहार के दिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा का आयोजन किया गया। अब उसमें जनरल डायर जो था, उन्होंने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर निहत्थे जनता पर क्या किया, गोलियों का बौछार कर दिया, और फिर बहुत सारे लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। यही है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत खतरनाक है और बहुत सारे लोग मारे गए थे इस दिन, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। और जल्दी से आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो सारे स्टूडेंट प्लीज अपना ये दिल वाला हार्ट जरूर भेजना, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अपना प्यार दिखाते हो, तो ठीक है, अपना प्यार दिखाओ और ये दिल वाला हार्ट जरूर कमेंट करना, ठीक है, सारे स्टूडेंट। अब हमारा आता है सवनीय अवज्ञा आंदोलन। सवनीय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, सवनीय अवज्ञा आंदोलन का पहला पॉइंट है, ब्रिटिश राज्य में नमक के उत्पादन पर इन लोगों का क्या था, अधिकार था।
नमक का उत्पादन, जो आज आप लोग इतने चाव से खा रहे हो ना, नमक जो टाटा नमक खा रहे हो, ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो क्या है कि ब्रिटिश राज में नमक का उत्पादन जो है इन लोगों के हाथ में था, जो अंग्रेज लोग थे इन लोगों के हाथ में था नमक, ठीक है। अब क्या हुआ कि मतलब वह नमक पर बहुत अधिक कर लगाता था, कर का मतलब बहुत अधिक महंगा था, कर लगाता था, ठीक है, मतलब बहुत अधिक महंगा कर दिया था, नमक को इतना महंगा कर दिया था कि जनता खा नहीं पा रही थी। तो ये जनता थी ना, ये नमक को नहीं खा पा रही थी, मतलब जितनी कमाई हो रही थी उसमें नमक नहीं आता, इतना महंगा नमक था। अब गांधी जी का नजर जो है भैया नमक पे पड़ा कि इतना महंगा नमक, ठीक है, हम कैसे खाएंगे, ठीक है, हमें भी तो खाना है, क्योंकि बॉडी डोले सोले तो बनाना है मुझे, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का बॉडी वगैरह नहीं था ज़्यादा, तो उनको भी डोले सोले बनाना है, तो नमक तो खाना ही पड़ेगा, बर्गर चाउमीन डोसा सब, ठीक है। तो मतलब वह नमक पर बहुत अधिक कर लगाते थे, इसके कारण नमक बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकता था, नमक बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया था, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जाता था। जो अंग्रेज लोग थे कुल मिला के भारतीय लोगों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे, तो अब इसके कारण नमक बहुत ज़्यादा महंगा था। फिर क्या हुआ कि जो गांधी जी है, गांधी जी की नज़र जो है वो नमक सबसे भोजन का ज़रूरत है, तो गांधी जी की नज़र जो है नमक पे पड़ा, और वो जो सबसे ज़रूरी है भोजन का, और आम लोगों के लिए नमक बहुत महत्वपूर्ण है। देखो सभी लोगों के लिए नमक महत्वपूर्ण है, आम जनता जो है उनके लिए नमक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गांधी जी ने गुजरात के डांडी नमक जो है यात्रा, ठीक है, नमक, बस नमक जो है बनाकर, गुजरात के जो डांडी जो है वहां नमक, एक बार नमक लिखो, नमक बनाकर कानून तोड़ा, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसे हम लोग नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए क्या किया गांधी जी ने, जो डांडी पर नमक यात्रा या नमक जो है बनाकर नमक बनाया, गांधी जी ने क्या बनाया, नमक बना दिया, नमक बनाकर जो ये मतलब ये नमक कानून तोड़ा। अब ये जो नमक इतना महंगा था आप खुद बना दिया, तो बहुत सारे लोग बनाने लगे, और जो नमक कानून है वो तोड़ा, और इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं। वैसे तो हम इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, और इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। अब है गांधी इरविन समझौता का प्रावधान, जो है गांधी जी ने इरविन समझौता का प्रावधान, ठीक है, गांधी जी और इरविन समझौता, ये गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी और इरविन समझौता, ठीक है, ये इरविन है, ये गांधी जी और इरविन का क्या हुआ था, समझौता हुआ था। समझौता क्या हुआ था वो हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। ये देखो सभी लोग बैठे हैं ना, ये सब समझौता कर रहे हैं, जैसे आपकी कॉपी चेक होती है बोर्ड में, वैसे ये लोग समझौता कर रहे हैं बैठकर, पहले ऐसे होता था, ठीक है। देख लो, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रक्षेप में 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन समझौता हुआ, और इरविन उस समय का भारत का वायसराय था, क्या था, वायसराय था, ठीक है, जो है वायसराय था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रक्षेप में, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके प्रक्षेप में 5 मार्च 1931 की बात है को गांधी जी इरविन समझौता हुआ, गांधी जी और इरविन के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ, और इरविन जो है उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है, वायसराय था। और फिर क्या हुआ, इसके जो प्रमुख प्रावधान है, मतलब हम लोग प्रावधान समझ ले वाले, क्या क्या समझौते में बात की गई, तो उसके जो प्रमुख हमारे प्रावधान हैं वो क्या क्या थे, देखो एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित मतलब खत्म कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया, और सरकार अध्यादेश व मुकदमे को वापस ले लेगी। जो सरकार है वो अध्यादेश और जो मुकदमा है उसको वापस ले लेगी, और जो शराब है, शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकान पर धरना देने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या है, मतलब जो शराब है, अफीम है व विदेशी वस्तुओं की जो दुकानों पर धरना देने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो विदेशी वस्तु हैं, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जो है उसका राजनीतिक हथियारों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, और कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग त्याग देगी, ठीक है। ये सब देख सकते हो, ये सब समझौता हुआ था, ठीक है, समझौता हुआ था, और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया।
अब हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट नंबर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। देखो, सामूहिक अपनेपन का भाव, सामूहिक अपनेपन का भाव, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, बस जितना मैं आपको पढ़ा दिया वो बहुत है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। फिर इसके बाद वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इससे। देखो, सामूहिक अपनेपन का भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष के चलते पैदा हुई। अब जो सामूहिक अपनेपन का भावना जो है वह आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष, मतलब एक साथ संघर्ष करने से ही पैदा हुई, ठीक है। इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। तो कोई इतिहास है, साहित्य है, लोक कथाएं हैं, गीत है, चित्र है, सभी चीजों ने, सभी प्रतीक हैं, सभी चीजों ने राष्ट्रवाद को साकार करने में क्या किया, अपना योगदान दिया, सब कुछ अच्छा किया, ठीक है, अपना योगदान दिया। फिर अगला है 1921 तक गांधी जी स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया था और यह एक तिरंगा लाल, हरा और सफेद, देख रहे हो ना, लाल, हरा और सफेद था, जिसके मध्य में गांधी जी का चरखा था। उस टाइम ऐसा झंडा था जिसमें मतलब लाल रंग था, हरा था और सफेद था, जिसके मध्य में गांधी जी का जो चरखा था, चरखा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे था गांधी जी का चरखा, ऐसे था कुछ, ठीक है, तो वो था बीच में, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। बस इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस जितना मैंने आपको पढ़ा दिया बस उतना आप लोगों ने पढ़ लिया, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, इस चैप्टर में ये वन शॉर्ट क्लास है, वन शॉर्ट क्लास, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस जितना मैंने आपको पढ़ाया है एक एक पॉइंट समझ लेना। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, नोट्स माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए, नोट्स, तो आप लोग बस कॉल या व्हाट्सएप करना इस नंबर पे 9918863196 9918863196 पर आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, क्लासेस भी मिलेगा, सब कुछ। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। आई होप कि आपको एक एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक चीज पढ़ा दिया, सारा आंदोलन पढ़ा दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा दिया, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।